जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका 14 से दोस्तों 17 जून उसका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। उसी से रिलेटेड आपका यूथ पब्लिकेशन के तरफ से बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए दोस्तों प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सोल्ड पेपर साथ ही आपका प्रैक्टिस बुक इस दोनों इस बुक में दोस्तों दिया है। आइए आपको दोस्तों दिखा देते हैं। जैसे कि आपका जानते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 2025 में हुआ था, जिसका दोस्तों अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, तो उसी का दोस्तों यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, जो कि 3/8/2025 को, उसके बाद दोस्तों 23/7/2025 को, 20/7/2025 को और 16/7/2025 को एग्जाम हुआ था। उसका प्रीवियस ईयर के साथ साथ दोस्तों आपका प्रैक्टिस बुक ही भी दिया है। तो यह बुक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बुक और आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों दे देता है। देखिए, इसमें प्रैक्टिस सेट आपका टोटल 15 को दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगर इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस हो, या दोस्तों आपका आने वाला एग्जाम बिहार पुलिस का दोस्तों आपका जैसे कि चलन दस्ता हो जाएगा या कक्षपाल का हो जाएगा, वो सभी में दोस्तों आपका 10th लेवल का ही अथवा समकक्ष स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में दोस्तों इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, फिर विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान दोस्तों। इसके बाद समसामयिक मामले यानी थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो ये आपका दोस्तों सिलेबस हो गया। सिलेबस को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब आते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2025 में एग्जाम जो भी आपका बिहार पुलिस का हुआ है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, ताकि उससे आपका दोस्तों आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का बिहार पुलिस में एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो आइए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध हो या दोस्तों चलन दस्ता, कक्षपाल, जेल वार्डन का जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट हर पब्लिकेशन का दोस्तों, जैसे आपका एडिटोरिया पब्लिकेशन का इसके बाद लाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का निरोशन आनंद सर के जो बुक निकाला गया है उसका भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों आपका बिहार में जितना भी एग्जाम होता है उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका 2025 का पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर यहाँ देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आपका अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की आपका दोस्तों 16 सीटें हैं। वहीं अगर पूरा भारत भर में बात किया जाए तो भारत भर में आपका 543 लोकसभा की सीटें हैं और 245 आपका राज्यसभा की सीटें हैं। जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए कितना सीटें आरक्षित है यानी रिजर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 84 सीटें आरक्षित है। याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा में आपका पूरा भारत भर में 84 सीटें आरक्षित है। जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 47 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अगर बात किया जाए लोकसभा का, तो लोकसभा की चर्चा संविधान का अनुच्छेद 81 में है और पूरे भारत देश में दोस्तों 543 संसदीय क्षेत्र यानी 543 सीट है। तो याद रखिएगा ये तीनों फैक्ट कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट और टोटल बात करें तो 543 सीट हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आरटीपीसीआर शब्द दर्शाता है। दोस्तों बताइएगा कि आरटीपीसीआर शब्द का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ साल पहले आपका कोरोना वायरस बहुत ही दोस्तों एक महामारी बीमारी के रूप में फैला था, जिसमें आपका टेस्ट सुनते होंगे कि आरटीपीएस दोस्तों एक प्रकार का टेस्ट था, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है कि
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टो दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए आर से आपका रिवर्स होगा, टी से ट्रांसक्रिप्टेस हो जाएगा, और पी से दोस्तों पॉलीमरेज, और सी से चेन, और आर से रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रियल टाइम RT-PCR है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है, यानी ये आपका दोस्तों एक तरह का टेस्ट हो जाएगा। और यह टेस्ट दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ मनुष्य, बैक्टीरिया और SARS-CoV-2 जैसे वायरस के लिए विशिष्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपका कोरोना यानी सार्क नामक वायरस फैला था, तो यह टेस्ट उस समय बहुत प्रचलित हुआ था। अगला देखिए मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा, फिर भी थोड़ा बहुत दोस्तों समझा सकते हैं। देखिए आपका दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैथ में आपका त्रिकोणमिति से पूछा है, तो अगला बार मध्य निषेध में दोस्तों मैथ से आपका हो सकता है त्रिकोणमिति से पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जरूर दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए साइन ए बराबर दोस्तों आपका 3/4 दिया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा दोस्तों कर्ण होता है। वहीं लंब का मान 3 दे दिया और कर्ण का मान 4 दिया है, तो आप आधार निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस दोस्तों आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आधार अगर निकालिएगा इधर, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों आधार का मान निकाल सकते हैं। तो आधार आपका दोस्तों √7 हो जाएगा। तो वहाँ cos ए का मान पूछा था। देखिए cos ए बराबर होता है आपका दोस्तों आधार पट्टा में कर्ण, यहाँ कर्ण दिया है कि 4, और अगर आधार निकालिएगा तो √7 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि √7/4। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पूछा था कि निम्न में से प्रकाश शब्द का परिभाषित शब्द है। देखिए दोस्तों ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदी से आपका परिभाषित शब्द पूछता है। तो प्रकाश आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का परिभाषित शब्द क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग सुनते होंगे दोस्तों कि प्रकाश यानी ज्योति, आलोक, प्रभा, चमक, द्युत, ये सभी प्रकाश का परिभाषित शब्द है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि आलोक। वहीं अगर मनुष्य का पूछे तो मनुष्य का परिभाषित शब्द आपका मनुज हो जाएगा, मानव, नर, आदमी, ये सभी मनुष्य का परिभाषित शब्द है। उसके बाद प्रसून का मतलब होता है फूल, पुष्प, सुमन और कुसुम। दल का देखिए परिभाषित शब्द होता है समूह, संघ, गण, टोली और सेना, ये सभी दल का परिभाषित शब्द हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं कि आपका देखिए इंग्लिश से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग 5 ही क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों कि एक आपका पॉलिटी से पूछ लिया, दूसरा आपका दोस्तों मैथ से पूछा, तीसरा आपका हिंदी से पूछा, उसके बाद दोस्तों आपका इंग्लिश से पूछा। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए आपका 3/8/2025 का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था बिहार सिपाही का, उसी का ये हूबहू क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा था कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। देखिए एडियम फ्रेज आप इंग्लिश में सुने होंगे कि आपका दोस्तों एक शब्द बताना होता है, जैसे कि दिया है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, बताना दोस्तों कि इसका क्या अर्थ हुआ, यानी एडियम फ्रेज क्या हुआ दोस्तों। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है कि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाते हैं, यानी जल्दी काम हमेशा शैतान का होता है, आप लोग मुहावरे सुने होंगे। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन आपका दोस्तों मिस्टेक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाता है। अगला देखिए 6 नंबर दोस्तों दिया है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका स्टैटिक जीके हो गया, जो कि नृत्य से पूछा है। तो कालबेलिया आपका दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान का फेमस नृत्य है आपका कालबेलिया नृत्य। वहीं दोस्तों अगर केरल का बात किया जाए तो केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा कथकली। उसके बाद दोस्तों आपका कुल 7 शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका केरल का कथकली, तमिलनाडु का दोस्तों आपका हो जाएगा कि मोहिनी भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम आपका केरल का ही होता है। उसके बाद आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का,
दोस्तों उड़िया आपका उड़ीसा का, सत्रिया दोस्तों असम का। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य और कथक आपका उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश का। वहीं देखिए दोस्तों मेघालय का अगर नृत्य पूछे तो बांग्ला नोकरम और गोवा का फुगड़ी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों ये आपका बायोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कि ये फिजिक्स ले भी क्वेश्चन आने वाला समय में पूछेगा, बायोलॉजी से पूछ चुका है दोस्तों, स्टैटिक जी का पूछ दिया, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी से पूछा। तो बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर का अगर बात किया जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका छोटा हड्डी पूछे तो छोटा हड्डी दोस्तों कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ये भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पूछा है दोस्तों, आपका मैथ से संबंधित है कि यदि 546 से नीरज, विद्या और मोहन के बीच 1/6 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो मोहन को कितने सेव मिलेंगे। यह दोस्तों आपका रेशियो यानी अनुपात संबंधित चैप्टर से प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि मैथ से है। देखिए यहाँ दिया है कि नीरज का 1/6 मिला था, उसके बाद दोस्तों विद्या का 1/2 और मोहन का 1/3। तो दोस्तों पहले इसे सरलतम रूप में करेंगे। इसके लिए आपको इन सभी का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, तो इन सभी का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 6 से आपका दोस्तों भाग दीजिएगा तो 1 होगा, वहीं 2 से दीजिएगा 3, उसके बाद 3 के बाद दीजिएगा तो 2 होता है। उसके बाद दिया है दोस्तों प्रश्न में, अब देखिए कि प्रश्न पूछा है कि 546 सेव। तो दोस्तों टोटल मान दिया है आपका 546, और यहाँ पर हमने रेशियो निकाले तो 3, 2, 5 और 6 हो जाएगा आपका टोटल मान। और पूछ किसका रहा देखिए, जो पूछता है उसको ऊपर और जो टोटल का मान दिया है उसके दोस्तों नीचे रखते हैं हम। तो मोहन का पूछा है, तो मोहन का रेशियो आपका 2 है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 182 आएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर हिंदी का पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा की कृति है। बताइए कि महादेवी वर्मा की कृति यानी दोस्तों कौन सी रचना है यानी पुस्तक है। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रचना का अतीत का चलचित्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अन्य इनकी कृति भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दूसरा पूछ सकता है। जैसे इनका कृति हो गया निहार आपका है, रसीम हो गया, उसका निर्जा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद सांदगीत, दीप शिखा, यामा, सतर्पण, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र इत्यादि दोस्तों ये आपका सभी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वहीं अगर सुमित्रानंद पंत दोस्तों पूछा है तो इनके द्वारा स्वर्ण धूल लिखा गया है। अमृत लाल नागल के द्वारा खंजन नयन लिखा गया है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा दोस्तों गीतिका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर इंग्लिश का फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दिया है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया है इसका एक वर्ड में कोई आपको दोस्तों बताना है कि क्या होगा। दिया है क्वेश्चन कि अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटेन। बताना है दोस्तों इसका केवल एक शब्द। अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटेन का मतलब होता है दोस्तों खाने योग्य। और खाने योग्य इसमें बताइए कि खाने वक्त के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा इडेबल यानी खाने युक्त, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर क्यूसनाइन का प्रयोग करें तो यह पाठशाला का प्रबंधन या भोजन से हो जाएगा। उसके बाद आपका इनडेलिबल का प्रयोग किए तो ये अमिट यानी पक्का दोस्तों दृढ़ हो जाएगा। और इनडिलेबल आपका अखाद्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का अगर बात किया जाए तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। और इनकी अगर रचना पूछा है तो इनकी रचना उर्वशी के द्वारा दोस्तों उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा। और इन्हें राष्ट्र कवि के द्वारा राष्ट्र कवि संबोधित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर को। और इनके लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था 1972 में। और इसमें दोस्तों अगर
चर्चा पूछे कि उर्वशी में कहानी का भाग क्या आता है दोस्तों, इसमें ऋग्वेद में वर्णित राजा पुलुरवा और अप्सरा उर्वशी का प्राचीन व्याख्यान पर आधारित है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें दोस्तों चर्चा है राजा पुलुरवा और अप्सरा उर्वशी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर के, साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बात किया जाए दोस्तों कि साबुन बनाने के लिए, तो साबुन बनाने के लिए दोस्तों आपका बेसन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से अगर बात किया जाए तो बेसन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें कि नेचुरल आपका अगर आप लोग चाहते हैं कि फेस पे यूज करने के लिए, तो बेसन और दोस्तों थोड़ा हल्दी और थोड़ा दूध मिलाकर लगाइए, आपका दोस्तों चेहरा ग्लो करने लगेगा बिना कोई क्रीम पाउडर का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है जिसमें द्विघात समीकरण का मूल्य पूछा है दोस्तों। द्विघात समीकरण दिया है तो आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण दोस्तों एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। तो इसका दोनों का दोस्तों मान निकालना रहता है। आइए यहाँ व्याख्या इसका देख लेते हैं। तो देखिए, या आप तो सूत्र के अनुसार जा सकते हैं या दोस्तों इसको सरलीकरण से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ 10 का दोस्तों ऐसा तोड़ना रहता है जिसको प्लस माइनस करने पर 10 है और ये दोस्तों 7 और 3 यानी फर्स्ट और लास्ट वाला गुणा करने पर सेम है। तो इस तरह से आप विभाजित करके इसका मूल्य निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की, जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों जगदीश का बात किया जाए तो जगदीश का संधि विच्छेद अगर सही होता है जगत प्लस ईश, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह आपका अगर बात किया जाए तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जगत प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर आपका, मिस पेल्ट वर्ल्ड पूछा है कि इसमें से कौन सा दोस्तों आपका सिलेक्ट द मिस पेल्ट वर्ड, यानी कौन सा दोस्तों विकल्प आपका अशुद्ध है, बताना है कि कौन सा गलत है यानी शुद्ध है। तो ये आपका दोस्तों सुसेंट आपका गलत हो जाएगा, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त या लघु। इसका राइट स्पेलिंग देख लीजिए और इसमें अंतर देख लीजिएगा दोस्तों, SUCCINCT, यहाँ दोस्तों सी छोड़ दिया है यानी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही है। अगला देखिए 16 नंबर पूछा है कि हिमायू नामा द्वारा लिखा गया था। बताइए कि हिमायू नामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों हिमायू नामा उसकी पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका बात किया जाए बाबर के द्वारा, तो बाबर के द्वारा इसकी आत्मकथा खुद बाबर ने ही बाबरनामा नामक पुस्तक लिखा था। और वहीं तारीख फिरोज शाही का अगर लेखक पूछे तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, तारिक उल हिंद का अलबर्नी हो जाएगा, तबकात नासरी का मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। वहीं दोस्तों अकबर का अगर बात किया जाए तो अकबर का दोस्तों आईने अकबरी होता है, जो कि आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए 17 नंबर की, खुर पक्का मुंह पक्का रो किसमें होता है। तो दोस्तों खुर पक्का मुंह पक्का आप लोग गांव घर में सुने होंगे। तो ये आपका दोस्तों मवेशी भेड़ में भी होता है और सुअर में भी होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि मवेशी भेड़ और सुअर तीनों में होता है। और इसमें दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये आपका अत्यंत ही संक्रामक और विषाणु जनित रोग है, जिसमें आपका खुर दोस्तों पक जाता है और मुंह भी आपका पकने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर आपका मैथ से संबंधित है। पूछा है क्वेश्चन कि डेविड के पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है, वह इसे 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी प्लॉट को डेविड इसे 10% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में दोस्तों रोडनी की प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है कि कितना परसेंट, दोस्तों प्रतिशत में नहीं दोस्तों आपका मूल्य में पूछा है कि कितना मूल्य का आपका हानि होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अगर डेविड का विक्रय मूल्य हो जाएगा कि 10,000 इंटू 10% लाभ पर बेचता है, तो ये आपका 11,000 में बेचता है। वहीं अगर रोडनी का बात किया जाए, ये आपका 10% घाटा बेचता है यानी 90% में बेचता है, तो इसका 9900 इसका दोस्तों घाटा हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका 11,000 में से 9900 घटाइएगा तो 1100 इसका दोस्तों रोडनी का हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। ये दोस्तों हिंदी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो समास दोस्तों आपका जानते होंगे कि
कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो त्रिवेणी समास दोस्तों आपका द्विगु समास होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास का पहचानने का तरीका हम बता देते हैं शॉर्टकट में। दोस्तों आपका द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है संख्यावाची होता है, यानी इसका पहला शब्द हमेशा संख्या से रिलेटेड रहेगा। जैसे आपका त्रिवेणी, त्रिवेणी में आपका लग रहा है कि 3 नदियों का जो संगम हो गया दोस्तों, उसे त्रिवेणी कहते हैं, यानी 3 इसमें आपका संख्यावाचक होगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए चतुर्भुज, तो इसमें 4 दोस्तों भुजा वाली बात हो रहा है, यानी 4 ये होगा। पंचभुज, तो 5 जहाँ संख्या आ गया, तो ये सभी आपका द्विगु समास हो जाएगा। वहीं अव्ययी भाव का अगर बात किया जाए तो अव्ययी भाव पहचानने का तरीका होता है कि ऐसा समास जिसको दोस्तों अन्य किसी का बोध हो। जैसे आपका गजानन हो गया, तो गजानन का मतलब आप समझ सकते हैं कि भगवान गणेश के लिए सूचक है, यानी दोस्तों अव्ययी भाव अन्य किसी का दोस्तों बताता है, बारे में ज्ञान देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में मुख्य रूप से आपका दोस्तों आएगा। तो दिया है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी डैश इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। बताना है दोस्तों कि टीबी अगर आपका टॉप आपका प्रायोरिटीज हो जाएगा सरकार के द्वारा से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इरिडिकेशन, यानी दोस्तों मेन मतलब है कि टीबी का सरकार का पहला प्राथमिकता होगा कि नाश करना या उन्मूलन ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों, उन्मूलन करना यानी ख़त्म करना। अगला देखिए 21 नंबर है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष डैश में किया गया था। बताइए दोस्तों कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष डैश में कब किया गया था। तो दोस्तों अगर बात किया जाए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का, तो इसका गठन आपका दोस्तों 1983 में किया गया था। वहीं अगर इसका नेतृत्व पूछे तो इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा दोस्तों आपका शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को 2006 में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम दोस्तों सरकार का दोस्तों हेड था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का प्रकृति क्या होता है। बताना है कि धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होता है। दोस्तों इसकी प्रकृति प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा था कि संख्या 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग दोस्तों वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल आपका जोड़ा में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग या तो दोस्तों 2 तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक आप में मान करके दोस्तों, या दोस्तों इस तरह से अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके 2 या 3 का अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके, तो ये 36 का दोस्तों वर्गमूल हो जाएगा। अगर 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए 24 नंबर देखते हैं कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। बताना दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है कि धीरे धीरे बताना है कि क्या है। तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि किसी नाम दोस्तों किसी नाम वस्तु के स्थान को संज्ञा कहते हैं। स्वरनाम संज्ञा के जो बदले में आता है उससे स्वरनाम कहते हैं। क्रिया दोस्तों आप लोग जानते होंगे, और क्रिया विशेषण जो संज्ञा और स्वरनाम का विशेषता बतलाता है, और साथ साथ में दोस्तों क्रिया का भी विशेषता बतलाता हो, यानी वो कैसा लिखता है तो धीरे धीरे लिखता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का प्रकार पूछे तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं कि स्थानवाचक, इसमें दोस्तों स्थान के बारे में बोध होगा। उसके बाद कालवाचक, इसमें काल का बोध होता है। इसमें अगला है परिमाणवाचक, इसमें परिमाण का बोध होगा। और लास्ट है रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर आपका इंग्लिश से है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स।
जो सेंटेंस दिया गया है इसमें 4 पार्ट में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेंट्स एंड द एरर। दोस्तों इसमें चुनना है कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है यानी गलत है। क्वेश्चन है कि वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। बताना है दोस्तों कि किस आपका पार्ट में एरर है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है उसमें आर लिविंग का स्थान पर हैव बीन लिविंग होगा, क्योंकि उसमें दोस्तों सिंस का प्रयोग हुआ और सिंस हमेशा प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी राइट आंसर आपका दोस्तों ए पार्ट में आपका गलत हो जाएगा। आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे कि सेंटेंस दोस्तों मुख्य रूप से आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। उसी में से दोस्तों प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों टेंस होता है। तो ये मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर की सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है। तो दोस्तों सोन नदी की बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से आपका अमरकंटक के निकट से निकलता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी अमरकंटक से दोस्तों आपका नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल, और नर्मदा नदी पूरब की ओर बहती है, जबकि सोन नदी दोस्तों आपका उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर बहती है। और यह बिहार में आकर दोस्तों गंगा नदी में पुनपुन के पास मिल जाती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर पर पूछा है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन का प्रारंभिक खोज किसने की थी। दोस्तों अगर पेनिसिलिन का खोज पूछे तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, और यह समय पूछे तो 1928 ईस्वी में किया गया था। और वहीं दोस्तों अगर पेनिसिलिन का बात किया जाए तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है, और अगर इससे किससे प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों पेनिसिलिन एक फफूंद पेनिसिलियन फफूंद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पेनिसिलिन एक फफूंद के द्वारा यानी कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर पूछा है कि पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है। तो ये दोस्तों आपका ओज गुण के माध्यम से होता है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है, तो याद रखिएगा पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार ओज गुण के माध्यम से होता है। वहीं ओज गुण में अगर बात किया जाए तो वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर पूछा है क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट। इसमें बताना दोस्तों कि कौन सा आपका वर्ब मुख्य रूप से सुटेबल होगा। क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन डैश स्टडी एज ही डैश द रोड। बताना है दोस्तों कि फॉल का कौन सा वर्ब सुटेबल होगा और क्रॉस का। तो दोस्तों ये आपका जो सेंटेंस दिया गया है इसमें मुख्य रूप से दोस्तों पास्ट टेंस का है, तो जो कि यहाँ स्टडी लगा दिया तो दोस्तों तो स्टडी बीता हुआ कल होता है, जो कि आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, यानी यहाँ फेल होगा और साथ में दोस्तों आपका वाज क्रॉसिंग हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकार है। दोस्तों भारत में सिक्कों और 1 रुपये का नोट आपका भारत का दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जारी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं आपका नोट का बात किया जाए तो नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में पूछे, वर्तमान में आपका भारत सरकार का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। दोस्तों देखिए धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया जब करेगी इसमें आपका वायु में मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और धातु के अगर जैसे आपका धातु में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों त्याग करता है उसे धातु कहते हैं, तो मुख्य रूप से सोडियम हो गया या दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा या पोटेशियम हो जाएगा। तो ये सभी अगर ऑक्सीजन से मिलकर आपका उत्पाद बनाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सभी ऑक्साइड का मुख्य रूप से निर्माण करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा धातु ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 32 नंबर की लड़की
शब्द का अन्य वचन रूप क्या है। दोस्तों लड़की आपका एक वचन में दिया गया है, इसका अन्य वचन बताना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वचन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए दोस्तों संस्कृत में तो स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, और हिंदी में दोस्तों एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो बताना है कि लड़की का कौन सा अन्य वचन है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि लड़कियां हो जाएगा। और इसका लिखने का तरीका दोस्तों देख सकते हैं कि लड़कियां किस तरह से लिखा गया है। अगला देखिए 33 नंबर आपका दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश से है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों आपका इंग्लिश से पैसिव और एक्टिव वॉइस पूछा गया है, जिसमें आपका इसको एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस चेंज करना है कि राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब यूज दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म इन द वर्क्स। तो दोस्तों देखिए कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका परिवाची शब्द से। उसके बाद दोस्तों आपका इंग्लिश में टेंस से पूछा हुआ है। टेंस के बाद दोस्तों आपका एक्टिव यानी एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 34 नंबर पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में आपका अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इनका दोस्तों वहाँ का जो भाषण था उसका मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध होने का दोस्तों सबसे पहला वर्ड था कि दोस्तों अमेरिका के दोस्तों भाई एवं बहनों यानी भाईचारे, और दोस्तों इसका प्रयोग किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ठोस रूप में अगर आपका शुष्क बर्फ की बात किया जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों CO2 को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का आंखों का पानी ढालना दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। मुहावरे से पूछा है कि आंखों का पानी ढालना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आंखों का पानी ढालना मतलब आप निर्लज होना, यानी दोस्तों आपका कोई भी शर्म हया नहीं होता है, उससे कहते हैं आंखों का पानी ढल गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने किया था। दोस्तों ये आपका दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसका स्थापना का श्रेय कुली कुतुब शाह को जाता है, गोलकुंडा राजवंश। और यह दोस्तों आपका समकालीन था विजयनगर साम्राज्य का। वहीं विजयनगर साम्राज्य का बात किया जाए तो इसका स्थापना का श्रेय पूछेगा तो स्थापना हरिहर एवं बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया था। वहीं गोलकुंडा दोस्तों देखिए कुली कुतुब शाह के द्वारा 1518 ईस्वी में स्थापित किया गया और यह बहमनी सल्तनत का पतन होने के कारण दोस्तों हुआ था। अगला देखिए 38 नंबर की छाया बनने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आपका अगर आप लोग धूप में जाते होंगे तो देखते हैं कि छाया बनता है। तो छाया बनने का मुख्य कारण है कि बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु दोस्तों खड़ी होती है, यानी प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु अवरुद्ध करती है यानी रोकती है, तो तब आपकी छाया का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बहुत छोटा सा वस्तु रहे और प्रकाश इसके चारों तरफ निकल जाए तो इसे दोस्तों प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश को दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार होना प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का एक माध्यम से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 39 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मार्शल लॉ जब जैसे कि सैनिक कानून लागू हो जाता है या धारा 144 दोस्तों लागू होता है तो उस समय आपका अनुच्छेद कुछ हनन होता है। तो उसी समय पूछा दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद आपका प्रतिबद्ध का उल्लेख करता है। तो ये अनुच्छेद 34 आपका प्रतिबद्ध का उल्लेख करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार आता है भाग 3 के अंतर्गत। देखिए वहीं दोस्तों बात किया जाए भाग अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, और इसके तहत दोस्तों आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कोई भी मौलिक अधिकार के होने के कारण। वहीं देखिए 34 नंबर देख सकते हैं दोस्तों का अनुच्छेद 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर के, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो दोस्तों हमारे शरीर में अगर गति के लिए पूछे तो गति के लिए आप पूरे शरीर में दोस्तों मांसपेशियां ही मांसपेशियां है, इसलिए गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। क्योंकि दोस्तों आपका अगर बात किया जाए तो कंकाल के ऊपर जितना भी पेशीय है यानी त्वचा है, उसी के माध्यम से दोस्तों हमारा शरीर गति करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेशीय ऊतक के द्वारा। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि आपका अगर उपकला ऊतक, तो उपकला ऊतक दोस्तों त्वचा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की, फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित था, जो कि उस टाइम फरवरी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये दोस्तों बी.डी. सावरकर, जो कि आप लोग जानते होंगे बी.डी. सावरकर, पूछा है कि इसके बारे में लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों देखिए यहाँ पे अरुण चौधरी के द्वारा ये लिखा गया है, तो ऑप्शन बी अरुण चौधरी। देखिए वहीं अगर बात किया जाए शशि थरूर, आप लोग नाम सुने होंगे, कांग्रेस के नेता है और महान दोस्तों ये पुस्तक लेखक है। इनका पुस्तक पूछे तो द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है, और ये आपका दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखा गया है। वहीं बात किया जाए विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ के द्वारा द गोल्डन गेट लिखा गया, और चेतन भगत के द्वारा वन इंडियन गर्ल लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की, रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाले प्रोटीन घटक शामिल होता है? दोस्तों अगर थक्का बनाने की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों अगर प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजेन होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। और वहीं दोस्तों अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के कारण दोस्तों रक्त का थक्का बनता है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजेन और विटामिन पूछे तो विटामिन के। अगला देखिए 43 नंबर की, भगोरिया त्यौहार राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है। बताइए कि भगोरिया त्यौहार किस राज्य का आपका लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है भगोरिया। वहीं अगर असम का बात किया जाए तो असम का दोस्तों बिहू हो जाएगा, महाराष्ट्र का शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, नागालैंड का दोस्तों हॉर्नबिल और बिहू। मुख्य रूप से याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 44 नंबर कि विटामिन B1 का अन्य नामों से जाना जाता है। दोस्तों आपका विटामिन का रासायनिक नाम पूछा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। वहीं बात किया जाए आपका रेटिनॉल का, तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का पूछे तो पायरोडोक्सिन होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, और विटामिन डी का दोस्तों टेकोफेरोल होता है। ये सभी विटामिन का दोस्तों आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, और विटामिन के का फिलोक्विनिन होता है। तो इस तरह से सभी विटामिन का नाम याद रखिएगा। अगला है 45 नंबर की, वैश्विक क्रांति को किसके प्रेरणा मिली थी? दोस्तों वैश्विक क्रांति जो कि रूस की क्रांति है, और बात किया जाए तो ये आपका दोस्तों मार्क्सवादी के प्रेरणा से हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा कि वैश्विक क्रांति मुख्य रूप से मार्क्सवाद की प्रेरणा से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर के, निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले में बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि किस घटना में ठोस अवस्था बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ये घटना को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल पूछे तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपका कपूर हो जाएगा, नेफ्रोथिलीन हो जाएगा, जो कि दोस्तों बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
अगला देखिए 47 नंबर की संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं हॉकी का, तो हॉकी से अगर संबंधित जो ट्रॉफी होती है उसमें होता है स्टेनली कप, आगा खा कप, नेहरू ट्रॉफी। याद रखिएगा दोस्तों, स्टेनली कप, आगा खा कप, नेहरू ट्रॉफी। बास्केटबॉल की बात किया जाए तो लैरी ओब्रायन चैंपियन ट्रॉफी, नाइस्मिथ ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप। वहीं क्रिकेट का दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, तो क्रिकेट से मुख्य रूप से एशिया कप होता है दोस्तों, जो कि एशिया का देश इसमें मिलकर खेलते हैं। फिर T20 विश्व कप होता है, जो कि वर्तमान में दोस्तों T20 आपको कौन जीता था, तो ये आपका अपना देश भारत जीता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी, फिर से दोस्तों अपना प्यारा देश भारत ही चैंपियन ट्रॉफी जीता है। उसके बाद वनडे विश्व कप आपका हर 4 साल पर होता है, जो कि 2027 में आपका होने वाला है। और वहीं बात किया जाए 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था इससे पहले, जो कि दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जीता था। और फुटबॉल का दोस्तों पूछे तो फुटबॉल में मुख्य रूप से फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है। दोस्तों अंडाशय से गर्भाशय तक का जो ले जाने वाला नालिका है उसे फिलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिना नालिका कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, और यह मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अगर संस्था पूछे तो ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का, तो ये आपका कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की मलेरिया परजीवी का रोगवाहक है। दोस्तों अगर मलेरिया परजीवी की बात किया जाए तो इसका मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर की बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका बेलगाम अधिवेशन का बात किया जाए तो इसमें दोस्तों अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी थे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एकमात्र दोस्तों गांधी के द्वारा बेलगाम अधिवेशन किया गया है, तो याद ये रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेलगाम आपका कर्नाटक में पड़ता है। वहीं बात किया जाए दोस्तों आपका कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस का स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और इसका पहला अगर अध्यक्ष पूछे तो बेमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों अभिक्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है दोस्तों जिसमें आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा छोड़ता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जो कि ऊष्मा ग्रहण करती है। बताना है कि इसमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी नहीं है, यानी कौन सा आपका दोस्तों ऊष्मा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे प्रबल अम्ल का अम्ल पर तनुकरण होगा तो ऊष्मा निकलता है, वहीं प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों आपका कोई भी ऊष्मा नहीं निकलता, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वसन में दोस्तों ऊष्मा का ही उत्पन्न होता है, और गैस जब जलेगा तो उसमें भी ऊष्मा ही निकलता है। अगला देखिए 53 नंबर की सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दी थी। दोस्तों ये करंट से संबंधित है। तो सितंबर 2024 में चंद्रयान 4 और दोस्तों वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिला था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो मानव शरीर का दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये आपका हृदय अंग रक्त को पंप करता है, और हृदय के द्वारा ही दोस्तों आपका मानव शरीर के सभी कोशिका में या दोस्तों सभी अंगों तक रक्त पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर की भारतीय उपग्रह श्रृंखला इंसेक्ट एक उदाहरण है। दोस्तों आपका भारतीय उपग्रह एक प्रकार का यह कृत्रिम उपग्रह है जो कि इंसेक्ट आपका मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसका फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये आपका इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।
नेक्स्ट देखिए 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है। यानी दोस्तों पारदर्शी वैसी वस्तु होती है जिसके आर पार हम किसी को देख सकते हैं। तो बताइए कि कौन सा पारदर्शी है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कांच के हम लोग आर पार देख सकते हैं, यानी कांच एक प्रकार का पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर की खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले डैश कहा जाता था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को दोस्तों पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, जो कि आपका 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग है। देखिए दोस्तों अगर नर प्रजनन और मादा प्रजनन तंत्र अलग अलग होते हैं और नर प्रजनन में मुख्य रूप से शुक्रवाहिका और अंडकोश शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी दिया है दोस्तों ये सभी आपका मादा प्रजनन तंत्र है। गर्भाशय, योनि, शुक्र, डिम्बवाहिनी दोस्तों और अंडवाहिनी ये आपका मादा प्रजनन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों बात किया जाए दुर्गावती जलप्रपात का तो ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और ये दुर्गावती नदी पर बहना दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसी नदी पर दोस्तों आपका करमचट डैम भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर के अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ का जमा होने से ऐंठन होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अचानक कोई भी बहुत ज़्यादा काम कर लेने से शरीर में ऐंठन या दर्द होने लगता है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होने लगता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है। दोस्तों तेल रिफाइनरी की बात किया जाए तो डिगबोई, निमालूगढ़ और नूनमती तीनों आपका असम है, वहीं बरौनी आपका बिहार के बेगूसराय में स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर के रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर मुख्य रूप से ये ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका प्रयोग एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा दोस्तों पानी को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो दोस्तों सोहराई अगर बात किया जाए तो स से सोहराई होता है और स से संथाल होता है। तो यह दोस्तों संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा जनजाति पूछे तो संथाल जनजाति ही है। और यह मुख्य रूप से दोस्तों इसमें मवेशी, कृषि उपकरण और प्रकृति की पूजा की जाती है। और झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से दोस्तों आपका पाए जाते हैं। अगला देखिए 64 नंबर की क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर खुले में बाहर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद दोस्तों उसमें आपका बदबू आने लगती है, जो कि आपका वसा और तेल ऑक्सीकृत होने लगता है। यानी उसमें दोस्तों अभिक्रिया होने लगता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपका स्वाद बदल जाता है और उसमें से बदबू आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर की मिथिला लोक चित्रकला को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी के पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। और वहीं बात किया जाए आपका कलमा पेंटिंग से तो ये आपका पटना शैली से संबंधित है। अगला देखिए 66 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। दोस्तों प्लाज्मा में मौजूद कौन सा नहीं हो जाएगा। तो ये आपका चौथा अवस्था हो जाएगा दोस्तों। जैसे ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद दोस्तों प्लाज्मा अवस्था होता है और एक पांचवा अवस्था भी होता है जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है यानी बीईसी। और इसमें बात किया जाए प्लाज्मा मौजूद नहीं है तो दोस्तों अपचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, हार्मोन और लवण आपका दोस्तों प्लाज्मा मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर के 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांतरण छपा है। दोस्तों आज आप लोग नोट देखे होंगे तो 200 रुपये नोट के पीछे जो चित्र होता है किसका पूछा है, तो यह चित्र आपका दोस्तों सांची की स्तूप का होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 रुपये नोट के पीछे लाल किला, 50 रुपये के नोट के पीछे आपका हम्पी का रथ, 10 रुपये का नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 100 रुपये नोट के पीछे रानी का वाव जो कि गुजरात में दोस्तों स्थित है, 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफा का चित्र है। तो ये सभी याद रखिएगा, ये हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही दोस्तों अपना याद रखिएगा कि आधार नंबर कितना होता है, पैन कार्ड का नंबर कितना होता है दोस्तों, ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा कि एटीएम का पिन कोड कितने नंबर का होता है। अगला देखिए 68 नंबर पूछा है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या है, तो सीएनजी का दोस्तों पूरा होता है फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका मतलब होता है दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वहीं एलपीजी का अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला देखिए 69 नंबर के हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये खिताब आपका ओडिशा और तमिलनाडु ने जीता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना एक तरफ पोषक तत्व है और उसके कमी से होने वाले रोग है। देखिए विटामिन ए के कमी से दोस्तों आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी के कमी से आपका रिकेटस नामक रोग होता है, विटामिन सी के कमी से दोस्तों आपका स्कर्वी रोग होता है, आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर यानी घेघा रोग होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 71 नंबर देखिए जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना आपका 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के सरकार में शुरू किया गया था, और उस समय आपका दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बात किया जाए पहली पंचवर्षीय योजना तो ये आपका 1951 से दोस्तों 55 तक चला था, और इसका आपका मॉडल पूछे तो मॉडल ये दोस्तों हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर की ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्त का संकेत देता है। तो दोस्तों अगर ध्यान पूर्वक भोजन करते समय हार्मोन पूछे तो हार्मोन ये लेप्टिन नामक हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देते हैं, यानी मन को संतुष्टि का जो संकेत है वो लेप्टिन नामक हार्मोन के द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए 73 नंबर की मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछे तो ये आपका बृहदत्त है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात किया जाए मौर्य साम्राज्य से संबंधित तो इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर किया गया था। वहीं अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो इनका अगर प्रधानमंत्री पूछे तो इनका प्रधानमंत्री दोस्तों चाणक्य यानी कौटिल्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 74 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी छड़ की आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। बताना है दोस्तों कि कौन सी छड़ आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। तो इसमें बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही उत्तर आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब केंद्रक में दोस्तों गुणसूत्र में विभाजन होने रहता है तो छड़ आकार की संरचना पाई जाती है, और गुणसूत्र के संघनित रूप में दोस्तों क्रोमैटिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 देखते हैं कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी को दोस्तों भागलपुर को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी दोस्तों सिल्क सिटी मतलब रेशमी शहर, और यहाँ का मुख्य रूप से टसर रेशम और भागलपुरी साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है, मछली में और पनीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मक्खन में प्रोटीन आपका नहीं पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। और मुख्य रूप से आपका मक्खन में विटामिन ई पाया जाता है। वहीं विटामिन ई का अगर स्रोत पूछे तो विटामिन ई का स्रोत आपका दोस्तों अंकुरित चना, अंकुरित दोस्तों अनाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 77 नंबर, आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती है? तो दोस्तों आपको अभी वर्तमान में आईपीएल 2026 चल रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 2025 का अगर बात किया जाए तो उस समय आपका ऑरेंज कप साई सुदर्शन जीते थे, जो कि गुजरात का प्लेयर हो जाएगा। और आईपीएल 2025 का चैंपियन पूछे तो यह विराट कोहली का दोस्तों पहला बार टीम आरसीबी ने चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, एधा इसका उदाहरण है। एधा बताइए कि किसका उदाहरण है? तो एधा दोस्तों आपका पार्श्व विभोजक का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एधा दो प्रकार का है, एक है संवहन एधा और दूसरा है काग एधा, और दोनों पार्श्व विभोजक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला पूछा है कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भारत में जो आपका क्रिकेट से संबंधित जो बोर्ड है उसका नाम बीसीसीआई आप लोग जानते होंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखिए दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म। वहीं आईपीएल का अगर पूछे तो आईपीएल का दोस्तों फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। अगला 80 नंबर देखिए, ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो बात किया जाए दोस्तों आपका ऊष्मा अंतरण से संबंधित, तो इसमें आपका विकिरण विधि में आपका माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और विकिरण विधि के द्वारा ही दोस्तों आपका सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में आपका है। वहीं अगर इसका स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला 82 नंबर अगर बात किया जाए, 82 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क से संबंधित तंत्रिका तंत्र है, जो कि इसमें मुख्य रूप से कपाल और मेरु तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल और मेरु तंत्रिका दोस्तों दोनों संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर को गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था? दोस्तों गुजरात का आपका पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गया था। और वहीं आपका हमारे मुख्य सीडीएस बिपिन रावत का भी मृत्यु आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही हुआ था। और इसमें आपका विमान का अगर पूछे तो विमान दोस्तों इस विमान का नाम बोइंग दोस्तों 787-8 था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें आपका ऑक्सीजन का दोस्तों त्याग या हाइड्रोजन का जोड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो बताना है कि किस अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका दोस्तों जिंक ऑक्साइड का जिंक का निर्माण, यानी आपका दोस्तों जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपका अपचयन अभिक्रिया यानी अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ये कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? दोस्तों आप लोग सभी याद किए होंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया है विश्व में, बताइए कि कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मुख्य रूप से दोस्तों इनमें से माली देश से होकर गुजरती है। और वहीं बात किया जाए अन्य देश से तो कर्क रेखा दोस्तों आपका उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। और मुख्य रूप से कर्क रेखा से गुजरने वाला देश में आपका मैक्सिको, बहामास, मोर्टानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत,
बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान है। ये सभी दोस्तों देश का नाम याद रखिएगा। फिर से खाली बात कर देते हैं दोस्तों कि आपका कर्क रेखा से गुजरने वाला देश में मैक्सिको, बहामास, मोटरनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। देखिए मैक्सिको, बहामास, मोटरनिया ये आपका उत्तरी अमेरिका का दोस्त हो जाएगा। वहीं माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र दोस्तों, नाइजर यह आपका अफ्रीका का देश हो जाएगा। वहीं सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान एशिया का देश है। अगला देखिए 86 नंबर, निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपका क्रिकेट में भी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम मिलता है, उसी तरह से टेनिस में हॉल ऑफ फेम आपका 2024 का लिएंडर पेस को मिला, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और पेस ने युगल और मिश्रित युगल में कुल 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अगला देखिए 87 नंबर के भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितने अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति को कुछ मुख्य रूप से शक्ति की दिया गया है, जिसमें आपका पॉकेट वीटो भी है और क्षमादान की शक्ति भी है। तो पॉकेट वीटो के तहत कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल की अवधि के लिए आपको रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों वहीं वीटो शक्ति का अगर बात किया जाए तो यह आपका अनुच्छेद 111 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 88 नंबर के संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। जिस तरह से दोस्तों भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएई, इसी में दोस्तों इसी देश में आपका दुबई है, यानी जहाँ बुर्ज खलीफा स्थित है, दोहा है। तो ये बताना है दोस्तों कि यूएई का मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका मुद्रा का नाम दिहरम हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए रुपया, तो यह दोस्तों आपका भारत का भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी दोस्तों रुपया है। वहीं अगर बात किया जाए रियाल का, तो रियाल दोस्तों सऊदी अरब और ईरान दोनों की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अगर बात किया जाए तो ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आपका कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिला में दोस्तों वराही नदी पर बनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 455 मीटर आपका इसका ऊंचाई हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। वहीं दोस्तों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों पहले यह था जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अगला देखिए 90 नंबर, बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बुलर झील दोस्तों आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा या ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है दोस्तों, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 91 नंबर के सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो सोनपुर दोस्तों ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है और इसमें आपका पशु मेला के लिए सबसे फेमस है, जो कि सोनपुर दोस्तों गंगा और गंडक नदी के संगम पे स्थित है। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि यह मेला नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होती है। तो मुख्य रूप से ये पूछा हुआ है कि कब आयोजित होती है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर, जो कि एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लगता है। अगला देखिए 92 नंबर के भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारतीय आज़ादी के समय अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वहीं इससे अगर पहला प्रधानमंत्री पूछे तो ये आपका विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। लेकिन भारत की आज़ादी के समय, जो कि आपका जानते हैं कि आज़ादी भारत को 15 अगस्त 1947 को मिला था, उस समय आपका क्लीमेंट एटली हो जाएगा। अगला देखिए 93 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। बताना है दोस्तों कि कौन सा अभ्यारण्य जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका वाल्मीकि राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगर भीम बांध अभ्यारण्य का बात करें तो ये आपका मुंगेर राज्य में, मुंगेर जिला में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों आपका गया जिला में है। वहीं वाल्मीकि अभ्यारण्य अगर पूछता तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है। पंत अभ्यारण्य दोस्तों
राजगीर जिला में है। पारामार डॉल्फिन ये गंगा नदी पर है, यानी सभी आपका बिहार राज्य से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 94 नंबर की HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए HDFC सिक्योरिटीज में आपका कौन सा राज्य उभरे हैं, तो ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य मुख्य रूप से आपका विकास के रूप में अग्रणी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में अगर गरीबी का बात किया जाए तो गरीबी का अनुमान घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारत में गरीबी का अनुमान घरेलू उपभोग व्यय विधि पर आधारित है। अगला 96 नंबर की खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। यहाँ दोस्तों पैरा गेम्स पूछा है कि 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य दोस्तों शीर्ष पर यानी प्रथम स्थान पर था। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो मुख्य रूप से ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में चला हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हुआ था, और इसमें आपका हरियाणा राज्य शीर्ष पर था। अगला देखिए 97 नंबर की महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है। दोस्तों बात किया जाए अगर बापू टावर का, तो ये बापू टावर पटना में स्थापित हुआ है, जिसका सही स्थान बापू टावर पटना हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर समय पूछे दोस्तों, तो यह महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 98 नंबर की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष पूछे तो ये आपका जीवी मालवंकर जी हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मालवंकर। वहीं वर्तमान का अगर अध्यक्ष पूछे तो ये आपका ओम बिरला है। अगला देखिए 99 नंबर के भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों की वेतन से संबंधित है। तो राज्यपालों की वेतन से संबंधित दोस्तों आपका अनुसूची इसकी दूसरी में चर्चा। वहीं आपका प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, दूसरी में दोस्तों आपका वेतन से है, तीसरी में दोस्तों आपका शपथ से है, और चौथी में दोस्तों SC/ST से संबंधित है। चौथी में दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए 100वां नंबर पूछा हुआ था कि नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो नूर सुल्तान दोस्तों ये आपका कजाकिस्तान देश की राजधानी हो जाएगी। जैसे आपका दोस्तों भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से नूर सुल्तान कजाकिस्तान देश की राजधानी है, जो कि आपका एशिया का ही देश है। और ये देश दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी आपका रूस से सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ था। वहीं बात किया जाए उज्बेकिस्तान का, तो इसकी राजधानी आपका ताशकंद हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी अशगाबाद हो जाएगा, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान और किर्गिस्तान का बिशकेक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 3/8/2025 को 3 अगस्त 2025 का जो बिहार पुलिस का दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का सभी 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपका अगला जो एग्जाम हुआ था 23/7/2025 को, उसका हम प्रश्न पत्र पूरा एनालिसिस के साथ दोस्तों हम कराएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।